डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 261 से लेकर 280 तक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर दिए गए सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट ए में दिया है कि इंडोर मेथड है जो कंपोस्टिंग का, उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो एरोबिक होता है। बेंगलोर मेथड में जो डिकम्पोजिशन होता है वो एनारोबिक होता है। स्टेटमेंट सी में दिया है कि बेंगलोर मेथड में जो फुली स्टेबलाइज्ड रिफ्यूज होता है वो एक पाउडरी मास के फॉर्म में होता है और उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो एक तो ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है। आप याद रखने के लिए इस हिंट की हेल्प भी ले सकते हो कि इंदौर और एरोबिक ये सिमिलर से साउंड कर रहा है थोड़ा, और बेंगलोर में BEN आ रहा है और इसमें भी AN आ रहा है लास्ट में, ये ANN कॉमन आ रहा है, तो बेंगलोर एनारोबिक, तो ये भी थोड़ा सा सिमिलर से साउंड कर रहा है। जो रिफ्यूज और नाइट सॉइल डिस्पोज करना है उसको पाइलअप किया जाता है, या तो ये अंडरग्राउंड अर्थन ट्रेंच होते हैं इनमें पाइलअप किया जाता है, ये साइज होता है इनका, और टॉप पे फिर कवर कर दिया जाता है अर्थ से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की एक मिट्टी की लेयर दे दी जाती है। उसके बाद 2 से 3 डेज में इसमें इंटेंसिव बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होता है और टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। और 4 to 5 मंथ्स के बाद में जब इसको खोलते हैं वापस से, तो जो स्टेबलाइज्ड रिफ्यूज है वो कलर्ड ऑर्डरलेस, ब्राउन कलर्ड ऑर्डरलेस पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाता है और उसको ह्यूमस कहा। तो ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 262। क्वेश्चन 262 में पूछा है कि वेजिटेबल वेस्ट और नाइट सॉइल जो है उसके अल्टरनेटिवली पाइल करके लेयर की फॉर्म में ग्राउंड से ऊपर एक माउंट बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विंड्रो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विंड्रो में लॉन्ग माउंट और स्टैक होता है ऑर्गेनिक MSW, ऑर्गेनिक MSW मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, ऐसे लॉन्ग। इसकी बेस पे जो विड्थ होती है वो 2.5 मीटर टू 3 मीटर के अराउंड होती है और हाइट होती है ये 1.5 से 2 मीटर के आसपास होती है। और इसको इंडोर मेथड में यूज किया जाता है जहां पर रेगुलरली इसकी टर्निंग भी की जाती है ताकि एरोबिक कंडीशन है वो बनी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 263। क्वेश्चन 263 में पूछा है कि एक फुली मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग प्लांट है तो उसमें क्या क्या होगा। तो फुली मैकेनाइज्ड है तो उसमें जो इकट्ठा होगा रिफ्यूज वो भी मैकेनिकली होगा, सेग्रीगेशन मैकेनिकली होगा, और उसका पल्वराइजेशन होगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो सब कुछ मैकेनिकली होगा, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 264। क्वेश्चन 264 में पूछा गया है कि आउटर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसका अगर डिप्लीशन हो गया है तो कौन सी डिजीज कोज होगी उसके कारण। ओजोन लेयर में डिप्लीशन के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे पहुंचने लग जाती हैं और उसके कारण स्किन कैंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 265। इसमें पूछा है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि मिनिमम रेडिएशन टॉलरेट कर सकता है। तो ये एक टेबल है जिसमें दिया गया है कि हर एक बॉडी पार्ट के लिए एनुअल जो परमिसेबल रेडिएशन की पर ईयर पर पर्सन लिमिट है वो कितनी है। REM है, ये रेडिएशन के एक्सपोजर की यूनिट है। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे कम है ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स की और ओवरीज और टेस्टिस की, जो कि ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो इसके लिए सबसे कम है। उसके बाद बोन और स्किन और थायराइड के लिए 30 है। दूसरे ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनके लिए 15 है। हैंड, फोर आर्म्स, फीट और एंकल वगैरह के लिए 75 है। तो सबसे कम है या तो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स या फिर ओवरीज और टेस्टिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 266। क्वेश्चन 266 में पूछा है कि नीचे जो गैसेस दी गई हैं इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूटेंट कौन सा है। तो एयर पोल्यूटेंट हैं जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं उनमें है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO एंड CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, NO2 एंड NO3, और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में होती हैं और ये कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है, बट सल्फर डाइऑक्साइड है ये ज्यादा मेजर एयर पोल्यूटेंट है, और जो एसिड रेन वगैरह होते हैं वो इसी के कारण होते हैं मेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 267। इसमें पूछा है कि pH कितनी होगी रेनफॉल की
तो उसको एसिडिक कहा जाएगा। जब रेनफॉल है वो नॉर्मल है और क्लीन रेनफॉल है, अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट में से रेनफॉल हो रहा है, तो उस केस में उस जो रेन वाटर है उसकी पीएच है वो 7 से थोड़ी सी कम होती है। और ये 7 से थोड़ी सी कम इसलिए होती है क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है वाटर और CO2 के बीच में। एयर में जो वाटर, जो CO2 है और जो रेनफॉल का वाटर है उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो रही है और एक कार्बोनिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है जिसके कारण एसिडिक है रेन वाटर। बट अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो पीएच बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और इसका क्राइटेरिया है डिसाइड करने का, वह 5.6 पीएच से अगर कम है तो उसको कहते हैं एसिड रेन या एसिडिक रेनफॉल। और ये एसिड रेनफॉल होता है ये एक तो SO2 के कारण होता है और उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन है NOx, NO2, NO3 वगैरह उनके कारण होता है। तो 5.6 से कम एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन C 5, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 268। क्वेश्चन 268 में पूछा है कि व्हीकुलर इमिशंस जो होते हैं, जो गैसेस निकलती हैं व्हीकल से, उसमें मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट कौन सा है? तो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये तब फॉर्म होता है जब कोई नेचुरल गैस, कोल, वुड इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं। तो जो फ्यूल उसमें यूज किया जाता है व्हीकल्स में वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कंप्लीट बर्न हो रहा है तो CO2 बनती है। और जितना टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट है उसमें से लार्जेस्ट सोर्स है वो व्हीकल्स का इमिशंस ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 269। क्वेश्चन 269 में पूछा गया है कि साउंड की जो पावर है उसकी SI यूनिट क्या होगी? तो साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो वर्क करती है एटमॉस्फेयर पे और एनर्जी ट्रांसमिट करती है, और ये एनर्जी ट्रांसमिट करने की जो रेट है इसको पावर कहते हैं और इसकी SI यूनिट होती है वॉट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे ट्रेवल करती है, ये सब डिटेल में अगर जानना हो तो आप जनरल साइंस का वीडियोज है मेरे चैनल पे, वो देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 270। क्वेश्चन 270 में पूछा है कि क्वेश्चन 270 में दो स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इनको अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो रीजन दिया गया है वो सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन दिया गया है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की तो बी होगा। ए ट्रू और आर फॉल्स है तो सी होगा और ए फॉल्स और आर ट्रू है तो डी होगा। असर्शन में दिया है कि मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है सीवर में वो एटलीस्ट 1 से जनरेट होनी चाहिए और उसका रीजन है कि अगर कुछ डिपोजिशन वगैरह जमे हैं सीवर में तो उनको रिमूव करना जरूरी है। अगर उनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और स्लो हो जाएगा जो फ्लो है उसकी स्पीड और फर्दर डिपोजिशन होगा उसमें और एक कंप्लीट ब्लॉकिंग ऑफ द सीवर हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 से डे ऐसे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन हो कि जो डिपॉजिट्स हैं, जो सिल्ट पार्टिकल्स नीचे जमे हैं वो रिमूव हो जाए। तो आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 271। 271 में असर्शन दिया है कि डिटरमिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज इम्पोर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड होते हैं हमारे पास, उनमें से हम कौन सा मेथड चूज करें ये डिपेंड करता है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, क्योंकि हर एक मेथड है वो एक डिफरेंट पीएच रेंज में इफेक्टिव होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 272। 272 में दिया है कि जो एफ्लुएंट है ऑक्सीडेशन फॉन्ट का उसको किसी लेक और रिजर्वोयर के अपस्ट्रीम में नहीं डिस्पोज करना चाहिए, ये डिजायरेबल नहीं है। इसका रीजन है कि एल्गी है वो सेटल हो जाएगी रिजर्वोयर के बॉटम में और अनएरोबिक डिकम्पोजिशन है वो हो सकता है रिजर्वोयर लेक में। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में एल्गी होती है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो एरोबिक एक्टिविटीज होती है उनके लिए, और इसको जब डिस्पोज करते हैं तो एल्गी है वो अगर रिजर्वोयर या कुछ लेक आ रही है तो उसके बॉटम में सेटल हो जाती है और वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है, तो उसके कारण एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन हो सकता है और दूसरी वाटर क्वालिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 273 के सेशन में दिया है कि सेप्टिक टैंक में 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है और उसका रीजन ये है कि जो स्कम है वो इजीली अकोमोडेट हो जाए, इसके लिए फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 274 में दिया है कि जो लिक्विड वेस्ट है किचन, बाथरूम और वॉश बेसिन का, तो उसको हम क्या नहीं कहते, तो उसको हम सीवेज नहीं कहते, क्योंकि सलेज जो है वो उसी को कहा जाता है, लिक्विड वेस्ट भी हम उसको कह सकते हैं, बट सीवेज में जो टॉयलेट्स है उनका वेस्ट भी काउंट किया जाता है, तो सीवेज हम इसको नहीं कह सकते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 275। क्वेश्चन 275 में पूछा है कि ड्राई वेदर फ्लो है वो क्या है। अगर कोई कंबाइंड सीवर है और रेनफॉल हो रहा है तो उसमें ड्रेन वाटर भी होगा और उसमें सीवेज भी होगा, बट अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो उसमें जो भी फ्लो हो रहा है वो सीवेज के कारण फ्लो होगा, और इसी कंडीशन को बोला जाता है ड्राई वेदर फ्लो। मतलब कोई भी रेनफॉल का कुछ पोर्शन सीवर में नहीं आ रहा है, जो फ्लो है वो सिर्फ सीवेज का फ्लो है, और सीवेज का जो फ्लो होता है ये डिपेंड करता है कि जो टाउन है उसमें वाटर सप्लाई कितनी है, मोस्टली उसका 80% लिया जाता है, तो ड्राई वेदर फ्लो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा वाटर सप्लाई अलाउंस पे, तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 276। इसमें पूछा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, तो उसको स्टॉर्म सीवेज बोला जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। इसने मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सा सीवर है। अगर कंबाइंड सीवर है तो उसमें रेन वाटर के कारण स्टॉर्म सीवेज भी उसमें होगा और सैनिटरी सीवेज भी उसी में होगा, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तीनों में से एक चूज करना है। तो रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल का कुछ पोर्शन है जो कि रन ऑफ में कन्वर्ट होगा और उसको ड्रेन आउट करने के लिए स्टॉर्म सीवेज उसको बोलते हैं, और स्टॉर्म सीवर्स या ड्रेनेज जो है वो पाइपलाइंस होती हैं या जो चैनल्स होते हैं जो इसको फ्लो करवा के ड्रेन आउट करते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 277। 277 में पूछा है कि वो सैनिटरी सीवर जो कि रेन वाटर को ड्रेन आउट करता है तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म सीवेज, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 278। क्वेश्चन 278 में पूछा है कि वो कौन सा सीवर है जो कि कलेक्ट करता है डिस्चार्ज को एक कलेक्टिंग सिस्टम से और उसको डिलीवर करता है ट्रीटमेंट प्लांट में। जो लास्ट का सीवर का पार्ट होता है जो कि ट्रीटमेंट प्लांट में डिलीवर करता है उसको बोलते हैं सीवर आउटफॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 297 में पूछा है कि ऐसी सीवर लाइन जो कि 2 या 2 से ज्यादा मेन सीवर से सीवेज को इकट्ठा करती है, तो ये होती है ट्रंक सीवर। काफी बार मेन सीवर को भी ट्रंक सीवर बोल दिया जाता है, या फिर ऐसा है कि 2-3 मेन सीवर से इकट्ठा होकर एक सिंगल सीवर में फ्लो हो रहे तो उसको भी ट्रंक सीवर बोल दिया जाता है। लास्ट है क्वेश्चन 280। क्वेश्चन 280 में पूछा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज जनरली कितनी अज्यूम की जाती है, तो मिनिमम जो रेट ऑफ सीवेज होता है वो पर पर्सन 150 लीटर लिया जाता है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। जो रेट ऑफ वाटर सप्लाई है उसका 80% भी लिया जाता है, बट एग्जैक्टली 80% का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मोर देन, इक्वल टू, लेस देन, पॉसिबल ये तीनों भी हो सकते हैं, बट जो ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ज्यादा एक्यूरेट जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वे बेस्ट।